नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत तो एक ही बात से है कि आज से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता ने काम संभाल लिया है। उनके साथ 6 मंत्रियों ने शपथ लिया। इन पर कुछ देर तक बात करेंगे। उसके पहले आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और अगर समस्या का समाधान प्राप्त हुआ तो वो समाप्त होता है। मेरे एक दिन के वीडियो बना लेने से कोई समस्या एक ही दिन में समाप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन वह एक दिन जरूर समाप्त होगा। यही मेरा भरोसा है और यही मेरा मानना है। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं, रोज रोज करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रहिए, समस्या समाधान में हमारा मार्गदर्शन बनाए रहिए, करते रहिए। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण करता हूं, दिखाता, बताता या सुनाता हूं जो और चैनलों पर या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। आज जो मैं कहने जा रहा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो किसी और चैनलों पर ज्यादातर आप नहीं देखे होंगे। मित्रों, अभी मैं बताऊं कि रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने ये मंत्र लिया, ऐसे लिया, पूर्वांचल को साधा गया, पंजाबी को साधा गया। आज का मेरा मुद्दा यह नहीं है कि किस किस को साधा गया। आज का मुद्दा यह है कि पूत के पांव पालने में दिखने लगे। रेखा गुप्ता ने जो पहला काम किया शपथ ग्रहण के बाद, वह यह कि वो जमुना दर्शन करने गई, जमुना जी की आरती की। ये वही जमुना नदी है जिसमें विष मिलाने का आपराधिक इल्जाम अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। मैं घिनौना इसलिए नहीं कह रहा कि घिनौना से ऊपर का कोई दर्जा हो, क्योंकि कोई भी आदमी अपने राज्य के किसी नागरिक को जहर देके मारने के विषय में सोच सकता है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री अपने लोगों को जहर देने के विषय में सोच सकता है, ऐसा तो पाकिस्तान और चीन ने भी कभी नहीं कहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो सब किया है जिसे कोई दूसरा दोहरा नहीं सकता, सोच नहीं सकता। केजरीवाल ने अगर कोई अपराध किया है वो भी सोच से ऊपर है, कोई भ्रष्टाचार किया है वो भी कल्पना से परे है, राजनीति किया है वो भी सोच से अलग है। अरविंद केजरीवाल ही अलग है। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस जमुना में विष मिलाने की बात कही थी, आज उसी जमुना का आरती करके रेखा गुप्ता ने अपना पहला दिन का शुरुआत किया। आरती करने के बाद वो अपनी पहली कैबिनेट बैठक की, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया और 2 बड़े फैसले लिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने सिर्फ 2 ही फैसले लिए, महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कौन से 2 फैसले लिए। इससे राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, दिल्ली पर क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात तो आप जान लीजिए कि वो ऐसे फैसले थे जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे शासनकाल में होने नहीं दिया। दिल्ली की जनता की मांग हो रही थी, राजनीतिक दलों की तरफ से मांग हो रहा था। हम पत्रकारों ने भी कई बार कहा कि भाई आप प्रधानमंत्री की जो स्वास्थ्य योजना है गरीब लोगों के लिए, मुफ्त में 5 लाख, बुजुर्गों में 10 लाख को लागू कर दो। तो केजरीवाल होने नहीं दे रहा था, क्योंकि केजरीवाल के नियत में ही नहीं थी जनता की भलाई। केजरीवाल ने वही काम किया है जिसमें उसको कुछ पैसा बनाने का, ड्रामा दिखाने का मौका मिले। आप ध्यान रखिएगा, केजरीवाल के पूरे काम की अगर आप समीक्षा करेंगे तो उसी कामों में केजरीवाल ने हाथ डाला जिसमें उसको कुछ कमाने का मौका मिले। क्योंकि स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार का था, उसमें इसको कोई कमाई नहीं मिलती, इसलिए उसको नहीं किया। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक किया था क्योंकि उसमें इसको सीधे घोटाला करने का मौका मिला और घोटाला हुआ भी, वो जांच हो रहा है। दूसरा जो फैसला लिया गया वो यह कि जो सीएजी है, सीएजी की रिपोर्ट पहले दिन टेबल होगी जिस दिन विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। जैसा कि आपको पता होता है कि जब सरकारें पहली बार गठन होती है तो तुरंत विधानसभा का शपथ सत्र बुलाया जाता है, क्योंकि विधायकों को शपथ लेना होता है। आप ये जान लीजिए कि अभी तक टेक्निकल रूप से कोई विधायक बना नहीं है, अभी सब विधायक निर्वाचित हुए हैं। जब वो शपथ ले लेंगे
तब विधायकी दायित्व करेंगे और तब से उनको विधायक का इंटाइटलमेंट शुरू होगा। मतलब आज अगर कुछ होता है तो विधायक नहीं है। इसीलिए जल्द से जल्द राज्यपाल महोदय विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, सदन को संबोधित करेंगे और विधायकों का शपथ करवाएंगे। तो शपथ के बाद जो पहला काम होगा वह होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर कराता है। प्रोटेम स्पीकर जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उसको बुलाया जाता है। ये सब छोटी छोटी प्रक्रिया है। जो सरकारी विधायी काम होगा वो पहला काम होगा सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करना। सीएजी की रिपोर्ट का टेबल करने का मतलब क्या है पहले आप जान लीजिए। कोई लगा होगा यार ये क्या थी। हाँ, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इसका मतलब बड़ा नहीं होता तो केजरीवाल इसको कब का हो देने देता। लेकिन चूंकि सीएजी वो होता है कि सरकारी कामकाज का लेखा जोखा उसकी जांच पड़ताल करने वाली एक संस्था है। अब आपको सिंपल बातों में समझाऊं तो सीएजी है जिसने 10 साल के मनमोहन सरकार के कार्यकाल को एक रिपोर्ट से बर्बाद कर दिया। मनमोहन सिंह बेदखल हो गए। मनमोहन सिंह के सरकार का जाने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा आधार अगर कोई बना तो वो था सीएजी की रिपोर्ट। विनोद राय हमारे पूर्वांचल के थे, मेरे जिला के पड़ोस बगल के जिला का रहने वाले थे। वो उसका सीएजी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि भाई 1,76,000 करोड़ का घोटाला सरकार ने किया है। सीएजी की रिपोर्ट में ये दिख रहा है। बाकी गहन जांच किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। विनोद राय का सिर्फ एक बयान मनमोहन सरकार के 10 साल नहीं पूरे जीवन में जो ईमानदारी की लवादा उड़े हुए थे उसको मटियामेट कर दिया। और मनमोहन सरकार ही नहीं गई, कांग्रेस की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो नेता विपक्ष की भी हैसियत नहीं बना पाई। दिल्ली में लगातार जीरो का हैट्रिक लगा दिया। जैसे आज भारत ने हैट्रिक का चांस छोड़ दिया जब रोहित शर्मा से एक कैच छूट गई। उसी तरह से वहां यह बात नहीं हुआ। राहुल जो वो राहुल थे उन्होंने पूरी माहौल को अवैध किया और राहुल गांधी ने लगातार हैट्रिक बनाया है जीरो का। वह सीएजी रिपोर्ट उसका आधार बना था। तो समझिए सीएजी रिपोर्ट कितनी खतरनाक और कितना कारगर है। जब वो सीएजी की रिपोर्ट टेबल होगी तो पन्ना पन्ना विश्लेषित होगा, पन्ना पन्ना का विश्लेषण होगा। उस पन्ना में फिर लोगों को पता चल जाएगा दस्तावेजी सबूत के साथ, क्योंकि अभी तो वर्बल बात है कि जो 50 लाख का पैखाना बना है, सोने का कमोड बना है, ये बना है, वो बना है, दारू का ये बना है, शिक्षा में ये बना है, 28 के 30 लाख रुपए में एक कमरे का रिनोवेशन हुआ है। यह सब दंतकथा के तरह से है। और कह सकते हैं कि यार ऐसे कैसे हो गए, मैंने तो 28 लाख में पूरा घर बना लिया था, उन्होंने सिर्फ कमरा को रेनोवेट किया। झूठ बोल रहे हैं लोग, इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन जब सीएजी की रिपोर्ट खुलेगी तो उसमें पन्ना पन्ना में विश्लेषण होगा कि कैसे एक कमरा को रेनोवेट मतलब उसका सौंदर्यीकरण करने में 28 लाख रुपया खर्चा हो गया, 30 लाख रुपया खर्चा हो गया है। कैसे सीएजी अब बताएगी कि एक मुख्यमंत्री के पास 50 लाख रुपया या 2 करोड़ रुपया का कुछ बजट है। अब वो बहुत डिटेल में नहीं जानता मैं, रुपया की बात मान लो 50 लाख होगा तो अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल के निर्माण में 49,49,49 रुपया का बिल पास किया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री कर सकता था। ऐसे ऐसे करते उसने 50 करोड़ रुपया पास कर दिए, क्योंकि एक बिल इससे ऊपर होगा तो उसको कैबिनेट में लाना पड़ेगा, गृह मंत्रालय से अप्रूवल कराना पड़ेगा, एलजी के द्वारा फाइल जाएगी। तो एलजी पूछेंगे भाई शीश महल को इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, तुमने तो कहा था कि हम घर नहीं लेंगे, तो घर में रिनोवेशन में इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो। विवाद आता और हो नहीं पाता। तो केजरीवाल ने चोरी से साजिशतन अपने जो प्रेरोगेटिव पावर है, अपने हाथ से सिग्नेचर करने की जो पावर है, उससे 1 रुपया कम का बिल बनाया और ये 50-100 बार करके करोड़ों रुपया रिनोवेशन में खर्च कर दिया। अभी दत्तकथा है कि अरविंद केजरीवाल के घर में 10 ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल जो टहलते हैं ना, ये मशीन नहीं होता जिस आदमी दौड़ने की प्रैक्टिस करता है, जो लोग बाहर नहीं टहल पाते हैं उनको घर में टहलने की मशीन, उसको ट्रेडमिल बोलते हैं। तो ट्रेडमिल का 50,000 से 2-2.5 लाख रुपया दाम है अलग अलग कंपनियों का। सुना जा रहा है कि उसका लाख रुपया किराया दिया जाता था। वो भी कौन किराया लेता था? केजरीवाल का खुद बेटा। ये सब अब हवा हवाई है, ये कोई जरूरी नहीं कि यही हो जो मैं कह रहा हूं।
हो सकता है वो 2 लाख रुपए किराया ले रहा हो, या हो सकता है किराया ना ले रहा हो, ये राजनीतिक बयानबाजी हो। लेकिन अब दस्तावेजी सबूत सामने आएगा, जब सीएजी की रिपोर्ट सामने आएगी तो पन्ना पन्ना खुलेगा। क्योंकि अगर उसमें कुछ पर्दे की जरूरत नहीं थी तो केजरीवाल ने उसको पर्दे में क्यों रखा था, उस पर एक बड़ा पत्थर क्यों डाल रहा था, उसको टेबल होने से क्यों रुकवा रहा था, यह बात भी अब सामने आएगी। तो यह आज के कैबिनेट बैठक से जो 2 चीजें निकल के आई हैं वह यह कि अब 10 दिन 15 दिन के अंदर केजरीवाल का वो सारा घोटाला पर्दा पर्दा से हटेगा और आम जन के सामने आएगा। फिर जनता जनार्दन डिसाइड करेगी कि यह वो आदमी, जो आदमी यह कहता था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो 2-2 राज्य का सुरक्षा लेके घूम रहा था, वो आदमी जो कहता था कि मैं घर नहीं लूंगा, 4-4 5-5 घर तोड़ करके घर बनवा रहा था, बनवा लिया था, वो आदमी जो कह रहा था कि आलीशान बिलासिता हम नहीं देंगे, उसके घर में शौचालय कितना रुपया का था, वह सब अब सामने आएगा। अब यह भी बात सामने आएगा कि जो वो प्रचारित करता है कि टॉप क्लास का स्कूल कट्टर ईमानदार स्कूल मंत्री ने किया है, मतलब शिक्षा मंत्री बोलते हैं हम तो, स्कूल मंत्री दत्त का मतलब हंसने के लिए बोल रहे हैं आपको, क्योंकि वो हास्यास्पद आदमी हो गए, हंसी का पात्र हो जाएगा। तो पता चलेगा कि वो एक स्कूल के कमरा को रिनोवेट करने में कई लाख रुपए खर्चा किया है। फिर आपको यह भी पता चलेगा कि एक मोहल्ला क्लिनिक में एक डॉक्टर एक दिन में कितनी पर्ची खून जांच पेशाब जांच के लिए लिखा है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में कोई पैथोलॉजी नहीं है, पैथोलॉजी के लिए उसको पैथोलॉजी फर्मों से कॉन्टेक्ट है और पैथोलॉजी वाले को जांच के लिए पैसा दिया जाता है। यही यहां पर घोटाला है कि एक डॉक्टर एक आदमी को देखने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगा सकता है, तो 1 घंटे में 30 आदमी को देखेगा, 60 मिनट का घंटा होता है, और 10 घंटे में 300 आदमी को देखेगा, अगर 2-2 मिनट भी देखा तो। लेकिन पता चला कि एक डॉक्टर 10-10 हजार पर्चियां लिखा हुआ है, 5-5 हजार लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है दत्त कथा हो, मेरे पर कोई केस मत कर देना, क्योंकि यह सब बयानबाजी है। लेकिन अब सीएजी की रिपोर्ट में क्लियर आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर लिखित, क्योंकि वो सीएजी की रिपोर्ट में गया हुआ है कि मोहल्ला क्लिनिक में कितने पैथोलॉजी को रिक्वेजिशन गया हुआ है, और तब लोग पूछेंगे कि भाई एक डॉक्टर दिन भर में कितने लोगों को देख सकता है और एक आदमी की कितनी जांच की रिक्वायरमेंट हो सकती है। क्योंकि यह बात तो पहले आ चुका है कि अरविंद केजरीवाल ने जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें से कई लोगों ने कहा कि मैं तो कभी मोहल्ला क्लिनिक गया नहीं। एक मोबाइल नंबर पर 20-20 30-30 आदमी का नाम है, यह तो सब आ ही गया है सामने। और कुछ ऐसी बात आए हैं कि उन्होंने ऐसे मोबाइल नंबर डाले जो मोबाइल नंबर है ही नहीं, कभी बनाई, कभी हुआ ही नहीं, ऐसे मोबाइल नंबर ऐड करके रिक्वेजिशन दिया हुआ है। यह सब तो आ ही गई है, बाकी डीपली और डिटेल्स सीएजी की रिपोर्ट में आएगी। लोगों को अब पता चलेगा, हमें तो उसके रामलीला मैदान में ही पता चल गए थे, क्योंकि पूत के पांव तब भी पालने में दिख गए थे कि यह कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। क्योंकि उसी दिन अन्ना हजारे ने कहा था कि रामलीला मैदान में इकट्ठा हुआ रुपया का बोरी चोरी हो गई है, और वो कोई और नहीं चोरी करके गया है, अरविंद केजरीवाल लेके गया है, अब दे नहीं रहा है। या भी मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अन्ना हजारे ने सार्वजनिक मंचों में बोला है, टीवी चैनलों पर बोला है, केजरीवाल को चिट्ठी लिखा है, फोन किया है, व्हाट्सएप किया, मैसेज किया कि भैया वो जो करोड़ों रुपया रामलीला मैदान में चंदा आया था वो मेरे को दे दे, क्योंकि वो हमारा पैसा है, समाज का पैसा है, समाज के काम आएगा। तो केजरीवाल ने तब कहा होगा कि भाई धुरते ही मेरे खून में है, धुरते ही मेरा काम है, तुमको इसीलिए नहीं आगे किया था कि नेता बनाना था, तुमको इसलिए आगे किया था कि तुम्हारे नाम पर पैसा मिल जाएगा और वो धूर्त ही समय रख लूंगा। केजरीवाल ने आज तक को पैसा नहीं लौटाया है, तो पूत के पांव तो उसी दिन दे गए थे। बाकी डिटेल सीएजी की रिपोर्ट में दिखेगी। अब दिल्ली के लिए शुभ समाचार है कि दिल्ली का स्वास्थ्य मिशन का जो केंद्र सरकार का योजना है, जिसमें शायद 5 लाख रुपया है, अब टीवी में 10 लाख बता रहा, तो हो सकता है बढ़ गया हो या दिल्ली सरकार ने उसको 10 लाख कर दिया, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अब हर वृद्ध नागरिक को और हर आमो खास को 10 लाख रुपया तक का इलाज अब भारत सरकार के कोष से आएगा। भारत सरकार के हेल्थ मिशन के अंतर्गत वो आएगा, जो केंद्र सरकार की योजना को दिल्ली में केजरीवाल लागू नहीं होने दिया था। तो यह पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं और यह शुभ दिख रहे हैं, आगे बढ़ने वाला दिख रहा है।
वैसे पूत के पांव तो पहले से दिख रहे हैं, हम लोग सब लोगों ने देखा था, बस यही पता नहीं होता कि यही पूत आगे जा करके इतना कारगर होगी और इतना कारगर काम करेगी। अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में जिस महिला को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के शासन गद्दी पर बैठाया है, वो अरविंद केजरीवाल के हर काट की चाल का काट रखती है, हर मुद्दे की मुकाबला करने की सलाहियत रखती है, क्षमता रखती है, हैसियत रखती है। एक महिला के आ जाने से भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर सभी समीकरणों को साथ दिया है। वैश्य समाज से आती है बनिया, दिल्ली में बनियाओं की बढ़ती प्रभाव और हैसियत को काउंटर होगा, क्योंकि केजरीवाल का बनिया बिरादरिया नहीं कहेगा कि एक बनिया के साथ इस तरह का हुआ। गुप्ता भी तो यही है, अगर वो केजरीवाल बनिया है तो ये गुप्ता बनिया है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग टाइटिल है। गोयल कहो, जैन कहो, बनिया कहो, गुप्ता कहो, एक ही बात है। तो वैश्य समाज जो है हमारा, जो लेखा जोखा का काम करता है, व्यापार का काम करता है, उन व्यापारी वर्गों पर भरोसा जमेगा कि भाई चलो भाई गया तो बहन आई, बेईमान गया तो ईमानदार है, क्योंकि ये एक तो संस्कारी पार्टी और कल्चरल पार्टी है। इसमें तानाशाही नहीं है कि केजरीवाल के जो मर्जी आया किया, बाकी के पिछवाड़े पर लात मार के भगाया। ऐसा रेखा गुप्ता नहीं कर सकती, क्योंकि रेखा गुप्ता कोई भी निर्णय लेने के पहले पार्टी की परंपरा, संस्कार और अपनी हैसियत को जानेंगी, निरंकुश नहीं हो सकती। यह दिल्ली के लिए शुभ है। दूसरा है कि रेखा गुप्ता फाइटर है। जब निगम के चेयरमैन, मेयर के चुनाव में इनको हार का मुंह देखना पड़ा और उनको लगा कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ नाजायज हो रहा है, तो उन्हें पोडियम उखाड़ दिया था। मतलब उखाड़ पकड़ वाला आदमी भी है और किसी को भी पछाड़ देने की क्षमता वाली महिला है। उनको महिला होने का कमजोर मत समझना, ये छुई मुई महिला नहीं है। 2-3 विवादास्पद ट्वीट भी हैं जिस पर वामपंथी गिरोहों की पूरी भिरकुटी तनी हुई है और वो तमाम वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे पत्रकार अब यूट्यूब पर आ गए हमारी तरह, और उन लोगों को विदेशी फंडिंग यूट्यूब के माध्यम से भी मिल रहा है। वो जांच भी कईयों को हो गई थी, तो उनकी कुछ पेट दर्द और छटपटाहट, क्योंकि उनको भाजपा के विरोध में बोलना ही बोलना है। उन लोगों ने खोद करके कुछ ट्वीट निकाले हैं रेखा गुप्ता के, मैं भी आपके सामने रख देता हूं। अच्छा है कि बुराई आप जानिएगा। उनका अरविंद केजरीवाल ने जब सबूत मांगा था कि पाकिस्तान पर बम गिरा, इस बात का सबूत दो, फलाना काम करते इस बात का सबूत दो, सेना का ये हुआ इस बात का सबूत दो, तो यही रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को ट्वीट करके कहा था कि इसने अपने मां से अपने जन्म होने का सबूत मांगा है कि मेरा जन्म कैसे हुआ है। मैं इस बात का विरोध करता हूं, इस बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन सठे साठे समाचार हमारे संस्कृति में है और जैसे को तैसा तुम मुहावरा आप सब जानते ही होंगे। तो जो आदमी हमारे सेना के पराक्रम पर संदेह करे और सेना के पराक्रम का सबूत मांगे, उससे यह सबूत मांगना नीचता नहीं है, सठे साठे समाचार की श्रेणी में आता है, जैसे को तैसा की श्रेणी में आता है। और रेखा गुप्ता ने जैसे को तैसा किया है और यह बुरी बात नहीं है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए। उस शब्द को मैं नहीं मानता कि किसी माँ से उसके जन्म के सबूत मांगा जाए, यह अश्लीलता के श्रेणी में आता है। लेकिन चूंकि बेटा भी उन्होंने कैसा जन्माया है जो उनका नाम खराब कर रहा है और उनको बदनाम करवा रहा है, वो भी तो उनको देखना चाहिए। अगर बच्चा खराब है तो माँ बाप का ही दोष है, क्योंकि परवरिश उनका गलत हुआ है। नहीं तो किस तरह का बच्चा परवरिश किया है जो सेना के पराक्रम पर संदेह करता है वोट के लालच के लिए। किस तरह का बच्चा जन्माए है वो पूजनीय माँ, जिनका बच्चा अपने बच्चे की सौगंध खा करके कहता है कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा और अगले दिन उनके चरणों में थूक के चाटने के लिए जाता है। किस तरह की बच्चा पैदा किया उन्होंने, वो माता पिता जिनको मैं आदर के साथ प्रणाम करता हूं। अगर मेरे किसी बात से उनकी भावना हाथ होती है तो मैं क्षमा मांगता हूं पहले, लेकिन वो शर्मिंदा तो होंगी जब उन्हें पता चला होगा कि सिंपैथी गेन करने के लिए घसीट करके मेरा बेटा चुनाव केंद्र तक लेके जा रहा है। वह तब है जब उसी के शासनकाल में चुनाव आयोग ने यह प्रोविजन दिया है कि अगर कोई वृद्ध नागरिक है तो चुनाव आयोग उसके घर जाकर के वोट ले लेगी, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी सुविधा उसको पता ही था, क्योंकि वो तब मुख्यमंत्री तो वही था, वो नहीं तो उसकी चेली थी। तो क्या आतिशी ने कहा था कि अपने बाप को घसीट कर लिया, अपने माँ को घसीट करके लिया? तो शर्मिंदा तो उनको होना ही चाहिए कि भाई कैसा बच्चा पैदा किया हमने
जो अपने वोट के लिए, अपने कुछ फायदे के लिए हम 2 बुजुर्गों को घसीट के लेके चला गया। मान लीजिए कि वो आपकी इच्छा होगी कि नहीं मैं वोटें दूंगी, मैं तो जीवोटर फाइटर हूं। आप फाइटर हैं, आपको प्रणाम है, आपकी वृद्धावस्था को सलाम है। तब यह भी सुविधा है कि बुजुर्ग नागरिकों के लिए गाड़ी एकदम जीना तक जाएगी, जहां से जीना स्कूल की या वो चुनाव केंद्र की चढ़ती है। फिर गाड़ी को आगे रोक देने की क्या जरूरत थी? केजरीवाल तो मुख्यमंत्री था, सुरक्षा के दृष्टि से भी गेट पर गाड़ी आती, वो बुजुर्ग लोग उसमें बैठ रहे थे उस कारण से भी गेट पर गाड़ी आती। लेकिन उस सारे कारणों को बताते हुए घसीटता हुआ बैसाखी पर लेकर के आना, व्हील चेयर पर घसीटना, आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस कराया? आपको नहीं लगा कि आपने गलत बच्चा पैदा कर दिया है? तो जो गलत बच्चा पैदा करेंगी तो आपको तो जिल्लत झेलना ही पड़ेगा। एक बार आपके बुजुर्गत को प्रणाम और मेरे द्वारा किए गए आपके सामने शब्दों को क्षमा के लिए आवेदन। मित्रों, तो रेखा गुप्ता हर मामलों में फाइटर साबित हो चुकी हैं। अब आगे कैसे करनी है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन शुभारंभ बढ़िया हुआ है तो समापन भी बढ़िया ही होगा। शुभारंभ नेक नियत से हुआ है तो समापन भी नेक नियत से ही होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट का असर हुआ है कि दिल्ली की जनता हर वर्ग इसमें समाहित है। जो सरकार बनी है उसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है, चाहे पूर्वांचल के पंकज हो, मध्य के कपिल शर्मा हो, पंजाब के सूद और सिंह साहब हो, या दलित वर्ग का राव इंद्रजीत हो, सब लोगों का समावेश इस मंत्रिमंडल में है। इसको बोलते हैं संपूर्ण मंत्रिमंडल, परिपक्व मंत्रिमंडल और सभी वर्गों का समावेशी मंत्रिमंडल। यह मंत्रिमंडल दिल्ली के जनता के हितों के काम करे। अगर नहीं करेगी तो फिर आपके सामने आएंगे और उस सरकार की आलोचना करेंगे, इस सरकार की आलोचना करेंगे। अभी तो मैं तारीफ कर रहा हूं क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि यह तारीफ के ही काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।